अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिजिक्स लेसन में आज हम पावर इन एसी सर्किट्स और प्रॉब्लम ऑफ इम्पीडेंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब और बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 16 अल्टरनेटिंग करंट में मौजूद हैं। और यही टॉपिक्स केपीके सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आ जाने चाहिए, जिनमें कि आप फार्मूला यूज़ करेंगे एसी पावर का और इम्पीडेंस का। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पावर देखते हैं कि जिस तरह डीसी सर्किट में हमने देखा था पावर कितना डिसिपेट होता है, कितना पावर हम यूज करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को रन करने के लिए। जिस तरह के फैन आप रन करते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन या रन करते हैं, बाकी चीज़ें बल्ब रन करते हैं एटसेट्रा। तो इसी तरह हम एसी सर्किट्स में देखते हैं कि पावर को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या इसमें जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसका पावर हम यूज कर सकते हैं यूजफुली या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें डीसी सर्किट्स में हमने देखा था, या अगर आप पावर रेजिस्टिव सर्किट सपोज अप्लाई कर ले, यानी एसी सर्किट्स में रेजिस्टिव पावरली रेजिस्टिव सर्किट्स आप देखें जिसमें हम सिर्फ रेजिस्टर यूज करते हैं। ये हम उसी तरह का एक सिंपल सर्किट ड्रा करेंगे। एक सिंपल सर्किट, ये एसी जो सप्लाई है उसका सिंबल, ये हमारे पास देखिए एक पावर रेजिस्टर है, पावर सर्किट है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर यूज कर रहे हैं। ये एक सर्किट आ गया, एक सिंपल सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस यहां से अप्लाई कर रहे हैं। सो देखिए पावर, जब हम पावर की बात करते हैं तो इस रेजिस्टर का मतलब है कि देखिए आप फॉर एग्जांपल कोई चीज इससे रन कर रहे हैं, कोई लोड आपने अटैच किया हुआ है इसके साथ, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो आप इससे कोई सॉरी एप्लायंस जो इससे आप रन कर रहे हैं। सो अब यहाँ पर जो पावर डिसिपेट होगा, जो अब यूजफुल पावर लेते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या देता है? यूजफुल पावर, डिसिपेटेड पावर देता है। और ये हमारे पास किस केस में वैलिड है? या तो अब डीसी सर्किट्स में हमने देखा था, और या फिर आप कह सकते हैं जो पावरली रेजिस्टिव सर्किट्स है, पावरली रेजिस्टिव रेजिस्टिव सर्किट, यानी जिसमें सर्किट में ओनली आपके पास रेजिस्टर यूज हो रहा है, इसमें बाकी कोई कंपोनेंट नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ हम फॉर एग्जांपल कोई कैपेसिटर या इंडक्टर यूज कर ले, यानी जिस तरह के एक एक फिगर में बनाता हूं, या कैपेसिटर का और या फिर इंडक्टर का। ये फॉर एग्जांपल मैं कैपेसिटर यूज कर रहा हूं, कैपेसिटर यानी एक ऐसी सर्किट है बिल्कुल सेम जिस तरह के हमने रेजिस्टर के लिए बनाया हुआ है। इसमें हमने एक कैपेसिटर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। सो कैपेसिटर में हमने देखा था कि इनका वोल्टेज V और इलेक्ट्रिक करंट I, इनके दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो कितना था? π/2। ये इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस। और अगर आप रेजिस्टिव सर्किट्स में देखें तो यहां पर V और I के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो जीरो है, यानी दोनों जो है एक ही टाइम पर मिनिमम, एक ही टाइम पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, सो जब वोल्टेज मिनिमम होता है सो इलेक्ट्रिक करंट वहां पर मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू। इलेक्ट्रिक करंट मिनिमम हो जाए सो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, यानी ये एक दूसरे के साथ फेज डिफरेंस जो है इनका वो है 90 डिग्रीज। और हमने देखा था कि यहाँ पर करंट एक्चुअली लीड करता है, करंट लीड कर रहा है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2 रेडियंस।
पाई बाई 2 रेडियंस में आप ले सकते हैं या फिर डिग्रीज में आप 90 डिग्रीज ले सकते हैं। सो करंट जो है इससे कितना कितना आगे है, कितना लीड कर रहा है, 90 डिग्रीज, पाई बाई 2 रेडियन। सो यहाँ पर अगर आप देखें फिर जिस तरह के इंडक्टर में हमने देखा था, यानी जस्ट इस कैपेसिटर को आप रिप्लेस कर ले इंडक्टर से। अगर आप इसको इंडक्टर से रिप्लेस कर ले तो फिर हमने वहां पर देखा था कि एक्चुअली जो आई का हमारे पास इक्वेशन आ रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, वो साइन फंक्शन था, साइन फंक्शन। और साइन फंक्शन यहां पर हम लिख लेते हैं, साइन फंक्शन। और जो पोटेंशियल डिफरेंस का था इंडक्टर केस में, वो आ रहा है कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन या कॉस फंक्शन। और उनके वेव फॉर्म हमने फिर जो है एक दूसरे के साथ कंपेयर किए थे, और हम इजीली देख सकते हैं कि इन दोनों के दरमियान भी पाई बाई 2 का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये ओरिजिन से एमिनेट होता है, साइन फंक्शन ओरिजिन से स्टार्ट करता है और ये मैक्सिमम से स्टार्ट करता है। पाई बाई 2 जिसकी वैल्यू यहाँ पर है वहां से स्टार्ट करता है। तो एक्चुअली यहाँ पर भी 90 डिग्रीज का डिफरेंस है। और यहाँ पर क्या है, जब करंट जीरो हो सो वहां पर वोल्टेज पाई बाई 2 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक करंट लीड कर रहा है, और जबकि इंडक्टर में क्या है, वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड्स आई इलेक्ट्रिक करंट बाय पाई बाय 2 बाय पाई बाय 2। तो ये तो इनकी वो जो हम पढ़ चुके हैं वो रिवीजन हमने की थोड़ी सी। अब अगर आप देखें पावर डिसिपेशन की बात अगर हम करें, सो यहाँ पर आप देखें, सपोज कैपेसिटर की आप वेक्टोरियल फॉर्म लेते हैं। सो लेट्स सपोज ये हम इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर, सॉरी वोल्टेज का वेक्टर इन द केस ऑफ कैपेसिटर्स, ये वोल्टेज का वेक्टर आ गया। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर है वो लीड कर रहा है बाय पाई बाय 2, लीड कर रहा है बाय पाई बाय 2, यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्रीज का है, 90 डिग्रीज। सो अगर हम पावर डिसिपेशन की बात करें यहाँ पर, सो देखिए पावर डिसिपेशन यहाँ पर क्या होगा, वी आई या आई वी आप लिख सकते हैं, कॉज ऑफ फाई। यहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज है, सो कॉज ऑफ 90 जीरो के इक्वल होता है, तो इसीलिए हम लिख लेते हैं कि जो कैपेसिटर केस में पीसी यानी पावर इन कैपेसिटिव सर्किट, वो क्या होगा, डिसिपेटिव पावर, वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्रीज है। इसी तरह अगर आप इंडक्टर के केस में देखें, सो इंडक्टर में भी इसी तरह की सिचुएशन है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर यह है कि वोल्टेज जो है एक्चुअली वो लीड करता है, वोल्टेज, ये वोल्टेज है, सो करंट जो है उससे 90 डिग्रीज लेग करता है, यानी वो पीछे होता है। अगर आप देखें, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम जाते हैं, सो अगर आप देखें यहाँ पर करंट लीड कर रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि हम यू जा रहे हैं, सो वी जो है वो लीड कर रहा है। यहाँ पर भी दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। सो यहाँ पर भी आपके पास जो पावर का फॉर्मूला है वो इसी तरह हम लिख सकते हैं, वी आई कॉज ऑफ फाई, जो कि 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, सो जीरो आपको पावर जीरो देगा क्योंकि इंडक्टर है। सो पी एल से डिनोट करते हैं इसको, एल फॉर इंडक्टर, वो भी जीरो देता है। यानी एक्चुअली जो यूजफुल पावर है वो सिर्फ हम रेजिस्टिव सर्किट से लेते हैं, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट से हम यूजफुल पावर नहीं लेते। इसीलिए इन दोनों पावर्स को हम क्या कहते हैं, जो पीसी है कैपेसिटर में और जो पी एल है इंडक्टर में, इन दोनों को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर्स, रिएक्टिव पावर्स। और जो हमारे पास यूजफुल है वो सिर्फ रेजिस्टिव केस में है, यानी सिर्फ इस केस में रेजिस्टर जो है वो हम यूजफुल बना सकते हैं उसका। सो एक हमारे पास अगर हम इस सर्किट पर फिर बात करें तो हमें यूं लगता है कि जो पावर डिसिपेट होता है, हमें यूं लगता है कि वो आई वी के इक्वल है। यानी जब हम इस तरह के एसी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सो बिल्कुल आम डीसी सर्किट्स की तरह हमें यूं लगता है कि वी और आई का जो प्रोडक्ट है वो डिसिपेट होगा, लेकिन एक्चुअली होता इस तरह नहीं। जिस तरह के ऊपर केसेस में हमने देखा कि इंडक्टर और कैपेसिटर जो है वो यूजफुल पावर्स नहीं देते, वो हम डिसिपेट नहीं करते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते वहां से। सो इसीलिए इनके लिए फिर एक हमारे पास ये पावर आ जाता है, इसको हम कहते हैं एपेरेंट पावर,
अपेरेंट पावर, यानी जस्ट ये हमें लगता है कि डिसिपेट होगा, लेकिन इतना डिसिपेट नहीं होता एक्चुअली। जो ट्रू पावर है, ट्रू पावर, इसको हम पी ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रू ट्रू पावर वो किसके इक्वल है? पी, सॉरी इसको लिख लेते हैं, P इज इक्वल टू आई वी कॉज ऑफ फाई। एक्चुअली डिपेंड करता है एंगल पर, कि कितना एंगल है तो उतना डिपेंड करता है इस चीज पर। एंगल वेरी करता है तो उसके साथ साथ डिसिपेटिव पावर भी वेरी करता है। अगर 90 हो तो फिर तो जीरो होगा, लेकिन कोई और एंगल है तो फिर उसके साथ इसकी जो पावर डिसिपेशन है वो भी वेरी करता है। सो एक्चुअली जो हमारे पास पावर फैक्टर है वो क्या होगा? पावर फैक्टर, यानी हम एक्चुअली वो चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कितना पावर जो है वो डिसिपेट होगा। सो उसको, उसके लिए हम यूज करते हैं पावर फैक्टर, जो कि एक्चुअली ट्रू पावर को हम डिवाइड करते हैं। ट्रू पावर, इसकी रेशो हम लेते हैं अपेरेंट पावर से, वी आई से। देखिए ये अपेरेंट पावर और ये ट्रू पावर, इन दोनों की रेशो हमने ले ली। सो वी आई और वी आई कैंसिल हो जाएंगे। सो जो पावर फैक्टर है हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगा? cos फाई के। यानी ये एक्चुअली वो पावर फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है इस सर्किट के। एंगल चेंज हो जाए तो इसके साथ ये भी चेंज हो जाता है, पावर डिसिपेशन भी चेंज हो जाता है। अब इसकी जो वेक्टोरियल फॉर्म है और पावर ट्रायंगल पर हम बात करेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर देखें। स्टूडेंट्स, पावर हमने पढ़ा एसी सर्किट्स में डिटेल के साथ, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि जो इसके वेक्टर फॉर्म्स हैं, किस तरह इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस हम दे सकते हैं। अगर यहां पर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज एक में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, जिस तरह कि हमने कैपेसिटर और इंडक्टर के पढ़े, सपोज ये कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और इंडक्टर्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़े, उनके वेक्टर्स हम कुछ ड्रा करते हैं और कंपोनेंट्स देखते हैं। अगर आप देखें, जिस तरह कैपेसिटर में पढ़ा हमने कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के जो एंगल है दरमियान में, जो फेज डिफरेंस है एक्चुअली वो है पाई बाई 2। यानी कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट पाई बाई 2 लीड करता है वोल्टेज से ये, और जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज लीड करता है करंट से पाई बाई 2। यानी दोनों के दरमियान पाई बाई 2 जो है फेज डिफरेंस होता है। सो अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर आप कंसीडर कर ले, ये इलेक्ट्रिक करंट है फॉर एग्जांपल, उसका वेक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, और हम जानते हैं कि रेजिस्टर और रेजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फेज डिफरेंस नहीं होता, जीरो फेज डिफरेंस, तो वो एक ही डायरेक्शन में हम ड्रा करते हैं इस तरह। लेकिन अगर आप कैपेसिटर का और इंडक्टर का देखें तो फिर चूंकि 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहां पर मैं इंडक्टर को पहले शो करता हूं, इंडक्टर का चूंकि वो लीड करता है तो इसीलिए ये आ जाएगा वी एल, इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल है, तो हम कहते हैं कि यहां पर डिफरेंस पाई बाई 2 का होगा 90 डिग्रीज में। और अगर हम रेडियंस में देखें सो वो फेज डिफरेंस है पाई बाई 2, ये फेज डिफरेंस होगा। सो यहाँ पर जो पावर एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं वहां पर जीरो है, कैपेसिटेंस में भी, कैपेसिटर में भी और इंडक्टर में भी। सो अब अगर कोई और एंगल है, सपोज कोई और एंगल बना रहा है, जो वोल्टेज है, लेट सपोज ये वोल्टेज है, कोई भी एंगल बना रहा है जिसको हम कहते हैं फाई, फाई ये कोई एंगल बना रहा है। सो अब देखे, फिर हमने देखा कि ये डिपेंड करता है cos फाई पर, जो पावर फैक्टर है वो cos फाई पर डिपेंड करता है। जिस तरह ये एंगल वेरी करता है, उसके साथ साथ पावर एक्सट्रैक्टेड जो है वो भी वेरी करता है, यानी कितना पावर हम उससे ले सकते हैं उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। सो अब देखिए, आप इनके अगर आप कंपोनेंट्स देखें, सो हम इसके कंपोनेंट्स भी ड्रा कर सकते हैं इस टोटल पावर के। ये इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कंपोनेंट्स। ये हमने थोड़ा रफ फिगर बनाया है, लेकिन ये इसके ऊपर आना चाहिए, ये यानी ये हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए वेक्टर, ताकि ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड हो जाए। अब देखिए हमारे पास तीन चीजें आ गई। एक हमारे पास ये जो कि V है, V पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी एंगल के साथ कोई भी एंगल बना रहा है, फेज डिफरेंस कोई भी हो सकता है। इसी तरह ये इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन कंपोनेंट, यानी V साइन फाई आ जाएगा, साइन कंपोनेंट। और जो ये वाला है ये आ जाएगा V cos फाई, ये cos कंपोनेंट आ जाएगा। सब देखें
तीन हमारे पास साइड्स आ गए, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें तीनों जो है वो एक्चुअली पावर के साइड से। ये हमारे पास आ जाएगा रिएक्टिव पावर, जो v sin phi है एक्चुअली वो रिएक्टिव पावर है। अगर हम इसके साथ i मल्टीप्लाई कर ले तब ये क्या बन जाता है, रिएक्टिव पावर। इसी तरह ये जो हम ले रहे हैं v cos phi, अगर इसके साथ हम i मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाता है ट्रू पावर, जिस तरह के ऊपर हमने पढ़ा था ट्रू पावर जो डिसिपेट हम करते हैं। और इसी तरह एक ये है v जो कि एक्चुअली अपेरेंट पावर है, अगर इसके साथ हम आई मल्टीप्लाई कर ले तो अपेरेंट पावर बन जाता है। इस पूरे ट्राइंगल को फिर हम क्या कहते हैं, पावर ट्राइंगल, क्योंकि तीनों पावर्स इसी से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वो वेक्टर्स। तो इस ट्राइंगल को हम क्या कहेंगे, यानी ये जो ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं पावर ट्राइंगल। यानी इसमें वो ट्राइंगल तीन पावर्स जो है हमने शो किए हुए हैं। एक हमारे पास है रिएक्टिव पावर जो कि एक्चुअली कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से होता है। एक ट्रू पावर है जो डिसिपेट होता है किसी और एंगल पे या फिर रेजिस्टर से। और एक हमारे पास है अपेरेंट पावर जो कि हम v से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे फिगर को हमने देखा और जो इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो पावर ट्राइंगल से हम यूं डिनोट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक डिस्कस किया था इम्पीडेंस का, तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि व्हेन 10 वोल्ट्स आर अप्लाइड टू एन एसी सर्किट, द करंट फ्लोइंग इन इट इज 100 मिली एम्पियर, फाइंड इट्स इम्पीडेंस। देखिए हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एसी करंट है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि हम जानते हैं कि ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है, यानी कि उसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होती है। तो ये हमारे पास एसी करंट होता है। और जो हमारे पास सर्किट है उसमें हमारे पास एसी करंट है और ये बताया गया है कि उसके अंदर 10 वोल्ट्स जो हैं वो अप्लाई किए गए हैं और जो हमारे पास करंट है उसमें फ्लो कर रहा है 100 मिली एम्पेयर का। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें वैल्यूज बताई गई हैं वोल्टेज और करंट की, ये हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज बताई गई हैं, यानी कि VRMS और IRMS की वैल्यूज बताई गई हैं। अब हम देखते हैं कि इन वैल्यूज से मुराद क्या है। कि जब हम देखें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है। फॉर एग्जांपल उसे मैं कह देती हूँ I0, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो कि पीक को शो कर रही है। इस तरह से रूट मीन स्क्वायर हमारे पास वो करंट होता है जो पीक वैल्यू ऑफ करंट को जब हम 0.7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आती है। ये ऐसी वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो कि पावर प्रोड्यूस करेगी उतनी जितनी कि एक डीसी करंट, यानी कि ऐसा करंट जो अपनी पोलैरिटी चेंज नहीं करता, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तो उसी के इक्विवेलेंट पावर जो करंट प्रोड्यूस कर पाए उसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। तो स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर करंट होता है ये ऐसी वैल्यू होती है करंट की जो कि उतनी ही पावर प्रोड्यूस कर पाए जितना कि हमारे पास एक डीसी करंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास वोल्टेज की भी जो वैल्यू है वो भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वोल्टेज की, और जो करंट है उसकी भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो हमें कहा क्या गया है कि हमने कैलकुलेट क्या करना है इनकी वैल्यूज के थ्रू, हमने फाइंड करना है इम्पीडेंस, यानी कि इस सर्किट में जितनी रेजिस्टेंस है हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या क्या मौजूद है ताकि हमें पता चले कि जो हमारे पास क्वांटिटीज मौजूद हैं उनकी मदद से हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें रूट मीन स्क्वायर वैल्यू गिवन है वोल्टेज की जो कि है 10 वोल्ट्स। उसके बाद हमें गिवन है करंट की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर जो कि है हमारे पास 100 मिली एम्पेयर। दैट मीन्स कि वो इक्वल हमारे पास हो जाएगा 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पेयर के। और उसके बाद हमने फाइंड करने हैं इम्पीडेंस, यानी कि उसे मैं डिनोट कर देती हूँ जी से, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब इस तरह करते हैं कि सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। तो हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ के मुताबिक जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट के, यानी कि हमारे पास जो इम्पीडेंस है वो इक्वल हो जाएगी VRMS डिवाइडेड बाय IRMS के, ठीक है। तो इनके जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 10 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3
एम्पेयर। तो इसे जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो वैल्यू आती है इम्पीडेंस की वो आती है मेरे पास 100 ओम्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने एक सर्किट में इम्पीडेंस को सॉल्व किया है।